नमस्कार दोस्तों, द हिंदू के सेशन में आज फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2 से 3 टॉपिक ऐसे बताने वाला हूं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जो आपको ये रियलाइज़ करवाएंगे कि ये चीज़ें आपको पहले से तो पता थी, लेकिन इनका सही यूज़ और सही मीनिंग वो आपको शायद नहीं पता था। तो आज हम वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं और लास्ट में जैसे कि हर बार की तरह मैं आपको बताऊँगा वर्ड ऑफ द डे। वैसे आज 2 वर्ड हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पर इस क्लास में। वोकैबुलरी की क्लास में तो आप जितने बहुत सारे वर्ड्स आप पढ़ सकते हैं। वोकैबुलरी हम लोग पढ़ रहे हैं 6 वीक से, उसकी अलग लेक्चर आता है डे बाय डे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो द हिंदू से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये इस प्रकार के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं, नो योर इंग्लिश। द हिंदू के अंदर एक सेक्शन होता है नो योर इंग्लिश, यानी आप अपनी अंग्रेजी को पहचानिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ अंग्रेजी आपको आती है, उसको आप सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बोलचाल के भाषा में। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो उसको आप सही इस्तेमाल करना भी सीखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है उसमें ये जानना चाह रहा है रीडर, ये जानना चाह रहे हैं कि डच करेज का क्या मतलब होता है। डच करेज, ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है कि डच करेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डच करेज। ठीक है, डच तो आपने सुना ही होगा कि डच हमारे देश में आए थे। वो क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे। ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया, बहुत सारी चीज़ें बाद में होती रही, तो वो सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन जो वर्ड है डच वो वहीं से आया, डच करेज। तो डच करेज का मतलब क्या हुआ कि इस करेज दैट वन गेट्स फ्रॉम हैवी ड्रिंकिंग। ऐसा करेज, ऐसा साहस जो बहुत ज़्यादा शराब पीने से आता है। ठीक है, आपने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि जब वो नॉर्मल कंडीशन में होते हैं दे बिहेव लाइक समवन एल्स, और जब वो शराब पी लेते हैं व्हेन दे आर इन ड्रिंकिंग, तो वो क्या करेंगे, फिर वो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वो बातें करना शुरू कर देंगे, डरेंगे नहीं किसी से, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे। तो एक तरह का एक इनविजिबल करेज उनके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसी को ये कह रहा है कि डच करेज, यानी दारू पीने वाला आदमी जब को करेज शो करता है ना, यानी व्हेन यू आर इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग, जब आप किसी के इन्फ्लुएंस में हैं और आप करेज शो कर रहे हैं, तब उसको हम कहते हैं क्या, डच करेज। तो यहाँ पर आगे कह रहा है कि द डच करेज या डच वर वंस कंसिडर्ड हैवी ड्रिंकर्स। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, ठंड होते हैं। देखिए, ठीक है, वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, और बहुत ज़्यादा कोल्ड, अगर जिस कंट्री में भी आपको बहुत ज़्यादा सर्दी देखने को मिलेगी, वहाँ पर आपको वो लोग ड्रिंक करते हुए पाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अपनी सर्दी को कंपनसेट करने के लिए वो क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो पैडलर इज ऑल्सो करेज, ठीक है, पोर्ट वेलर इज ऑल्सो करेज दैट इज प्रोवाइडेड बाय लिक्कर, यानी लिक्कर से जो करेज आपको प्राप्त होता है उसको पोर्ट वेलर या डच करेज बोलते हैं। अ पर्सन इज said टू बी पोर्ट वेलियंट when he acts courageously as a result of heavy drinking। ठीक है, तो पोर्ट वेलियंट ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जब वो दारू पीने के बाद में करेज शो करता है। तो इंग्लिश हैज़ अ नंबर ऑफ सिनोनिम्स ऑफ फॉर ड्रंक। जो अंग्रेज है वो क्या है, उनके पास में पिए हुए व्यक्ति के लिए बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर स्लैंग्स, और उनमें से बहुत ज़्यादा क्या है, स्लैंग है। स्लैंग मतलब क्या होता है, स्लैंग को हम लेमैन भाषा में गाली बोल सकते हैं, या ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जो हम सोफेस्टिकेशन से अलग हट के यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम और बेटे क्या कर रहा है, और भाई कहाँ जा रहा है, अब तू क्या कर रहा है, तू कहाँ जाएगा, मतलब आपस में जिस प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं ना, फॉर्मल वर्ड्स नहीं होते, इनफॉर्मल वर्ड्स को भी हम स्लैंग की कैटेगरी में रख सकते हैं। स्लैंग को आप थोड़ा सा और डीप रूटेड बना सकते हो। ठीक है, गाली से थोड़ा सा कनेक्टेड होता हुआ, गाली भी नहीं है और कनेक्टेड भी हो रहा है, मतलब उसी की तरफ थोड़ा सा झुकाव होता है इस प्रकार के शब्दों का। तो हेयर आर सम लोडेड, पिकल्ड, स्वीटेड, बॉइल्ड, फ्राइड, सोजल्ड, टैंक्ड, जोंक्ड, ऑयल्ड, टिप्सी, टिडली, टाइड, स्क्विफ्ट, चेरी, मेरी, गोल्ड। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो वर्ड्स हैं ना वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो शब्द था, हमारा जो वर्ड था वो क्या था, डच करेज। और डच करेज का मतलब मैंने आपको बता दिया कि डच करेज का मतलब होता है जब आप दारू पी कर होते हो और आप शो करते हो करेज, उस करेज को कहते हैं डच करेज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि वॉन्स क्या,
मिसिज शैलजा भुवनेश्वर से हैं, जो ये जानना चाहती है, वॉन्ट्स टू नो हाउ टू यूज़ द वर्ड एब्जेक्ट। ठीक है, एब्जेक्ट मतलब क्या होता है। देखिए, एब्जेक्ट को आप मोस्ट ऑफ द टाइम किसके साथ रिलेट करेंगे? पॉवर्टी के साथ। ठीक है, एब्जेक्ट को आप मोस्ट ऑफ द टाइम पॉवर्टी के साथ रिलेट करेंगे। तो एब्जेक्ट मीन्स डिग्रेडेड, यानी ऐसी अवस्था जिसमें आपका क्या हो गया? डिग्रेडेशन हो गया है। ठीक है, डिग्रेडेशन मतलब आप हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी में आ गए हैं। ठीक है, डैप्लीकेबल हो गया है, सॉरी डैस्पिकेबल हो गया है, मिजरेबल हो गया है। मिजरेबल मतलब दयनीय अवस्था में आप आ गए हैं। तो इट ऑफन्स गोज विद पॉवर्टी। ठीक है, ज़्यादातर टाइम में क्या यूज़ होता है? पॉवर्टी के साथ यूज़ होता है। तो एब्जेक्ट पॉवर्टी मीन्स जब आपकी हालत, आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है, आपके पास पैसे नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, तो उस कंडीशन को कहते हैं क्या? एब्जेक्ट पॉवर्टी। आई एम अपैल्ड एट द एब्जेक्ट पॉवर्टी ऑफ आवर पीपल। ठीक है, यानी आई एम अपैल्ड, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लोगों के बीच में जो एब्जेक्ट पॉवर्टी है, ठीक है, उसको क्या करता हूँ? आई एम अपैल्ड, APPALLED, आई एम अपैल्ड एट द एब्जेक्ट पॉवर्टी ऑफ आवर पीपल। आई एम अपैल्ड, अपैल्ड का मतलब होता है फीलिंग डिसगस्टिंग या फीलिंग अनप्लेजेंट। ठीक है, यानी मेरे लोगों की गरीबी देखकर मैं कैसा फील करता हूँ? अनप्लेजेंट फील करता हूँ। तो एब्जेक्ट पॉवर्टी का ये मतलब हुआ। तो वी आर गेटिंग एज यूज्ड टू द एक्सप्रेशन एब्जेक्ट पॉवर्टी एज वी आर टू पॉवर्टी। तो पॉवर्टी मतलब गरीबी और एब्जेक्ट पॉवर्टी मतलब अत्यंत गरीबी, बहुत ज़्यादा गरीबी। तो ये मतलब हुआ इसका किसका? एब्जेक्ट पॉवर्टी का। इसको एब्जेक्ट को आप और जगह भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे एब्जेक्ट पॉवर्टी के साथ साथ एब्जेक्ट फियर, एब्जेक्ट ह्यूमिलिएशन, एब्जेक्ट कॉवर्डियस, एब्जेक्ट सरेंडर, एब्जेक्ट सिनर। तो बाकी जगह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मीनिंग इसका हमेशा एक ही रहेगा, एब्जेक्ट मतलब अत्यधिक या डिग्रेडेड, जिसका डिग्रेडेशन हो गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये यहाँ पर मीनिंग बताया गया है एम्बीडेक्स्ट्रस का। ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस का। देखिए, एम्बीडेक्स्ट्रस ऐसा व्यक्ति होता है जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों हैंड से काम कर सकता है। ठीक है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों हाथों से क्या कर सकता है? लिख सकता है, काम कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। व्हेन अ पर्सन कैन यूज़ बोथ हिज लेफ्ट एंड राइट हैंड्स इक्वली। ठीक है, बोथ लेफ्ट एंड राइट हैंड्स इक्वली वेल, तो उसको हम कहेंगे क्या? एम्बीडेक्स्ट्रस। यू से दैट द पर्सन इज एम्बीडेक्स्ट्रस। अगर आप दोनों हाथों को इस्तेमाल कर सकते हो इक्वली, तो आप कहेंगे कि आप एम्बीडेक्स्ट्रस है। वन हु इज़ गुड इन टू मीडिया इज ऑल्सो सेड टू बी एम्बीडेक्स्ट्रस। टू मीडिया मतलब जो दो कामों को परफेक्टली एक साथ कर सकता है। ठीक है, तो उसको भी आप एम्बीडेक्स्ट्रस कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन हु कैन राइट प्रोज एंड पोइट्री इक्वली। ठीक है, प्रोज एंड पोइट्री मतलब जो गद्य और पद्य दोनों एक साथ लिख सकता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को आप एम्बीडेक्स्ट्रस कह सकते हैं, यानी जो दो विधाओं में, ठीक है, इक्वली क्या है? कॉम्पिटेंट है, उसको भी आप एम्बीडेक्स्ट्रस कह सकते हैं। ठीक है, तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब हुआ कि जो दो चीज़ों में, दो गुणों में, दो स्किल्स में क्या है? ये दो हैंड से इक्वली कॉम्पिटेंट है काम करने के लिए, उसको हम कहेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? ये जानना चाह रहे हैं क्या आई एम वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई इज़ करेक्ट या नहीं। आई एम वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई, क्या ये सही है कि नहीं? ठीक है, देखिए आपने बहुत जगह इसको इस्तेमाल किया होगा, तो आज आप इसका सही मतलब जान लीजिए। यहाँ पर फॉर आएगा कि नहीं आएगा? आई एम वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई इज़ करेक्ट और नॉट। ठीक है, नहीं। तो ये राइटर है जो वो क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा गलत है। अगर आप आई एम वेटिंग फॉर इस्तेमाल करते हो, आई एम वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई इस्तेमाल करते हो, तो वो क्या है? गलत है। इज़ नॉट फॉलोड बाई फॉर, इसमें फॉर इस्तेमाल नहीं होगा। ये इस प्रकार से लिखे जाएंगे, आई एम वेटिंग हिज रिप्लाई, वी आर वेटिंग हर अराइवल। ओके, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं हम इनको इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? आई एम अवेटिंग हिज रिप्लाई। ठीक है, आई एम अवेटिंग हिज रिप्लाई। अवेट का मतलब देखिए क्या होता है? अवेट का मतलब होता है पास्ट टेंस। ठीक है, जो पास्ट में घटित हो चुका है, ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे? अवेट। ठीक है, पास्ट पार्टिकल जो पास्ट में घटित हो चुका है, जिसका हम जो हो चुका है उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या? अवेट। और वेट तो आपको पता ही है क्या होता है? वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। ठीक है,
तो अवेट के साथ आप फॉर नहीं लगाएंगे, अवेट के साथ आप फॉर नहीं लगाएंगे, वेट के साथ आप फॉर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों एग्जाम्पल में भी यहाँ पर दिया गया है, आप इसको ध्यान से देखिए। आई एम अवेटिंग हिज रिप्लाई और वी आर अवेटिंग हर अराइवल। ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट अगर आप वेटिंग यूज़ कर रहे हो, आई एम वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई और वी आर वेटिंग फॉर हर अराइवल, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट है और लास्ट जो हमारा टॉपिक है वह है फिड्जटी। तो ये आज का हमारा क्या है, वर्ड ऑफ द डे, फिड्जटी। देखिए प्रोनाउंसिएशन आप यहाँ से देखिए, फिड्जटी। ठीक है, फिड्जटी। तो ये क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसको आप इस प्रकार से प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो फिड्जटी मतलब हो गया कि नर्वस एंड अनेबल टू रिलैक्स। नर्वस है, अनेबल टू रिलैक्स। जब आप इंटरव्यू एग्जाम के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप कैसा फील करेंगे, फिड्जटी फील करेंगे, बिकॉज देयर यू विल बी क्या, नर्वस, यू विल बी नर्वस। तो उसी को कहते हैं क्या, नर्वस एंड अनेबल टू रिलैक्स। जब आप रिलैक्स की कंडीशन में ना हो, आप नर्वस हो, तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, फिड्जटी। सिनोनिम्स क्या हैं, इची, रेस्टलेस, एंसी और फ्रेटफुल। फ्रेटफुल मतलब डरावना या जिससे आप डरते हैं वो उसको कहते हैं। रेस्टलेस मतलब आप आराम ना करने की स्थिति में होते हैं, तो रेस्टलेस होता है। यूसेज क्या है कि ही गेट्स नर्वस एंड फिजिटी व्हेन ही हैज़ टू विजिट द डॉक्टर। जब वह डॉक्टर के पास गया, तो कई लोग डॉक्टर के पास जाने से क्या हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि यार पता नहीं क्या बीमारी बता देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। मुझे उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे, और इसका जो इस्तेमाल है, इसका जो यूज़ है, वो आपके प्रिपरेशन में, आपके डेली लाइफ में या फिर आपके जीवन में होने वाले बदलाव में वैल्यू एडिशन ज़रूर करेगा। तो इस सेशन में फ़िलहाल इतना ही है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।